और यहां पर जो आप घड़ी देख रहे हैं वो बता रही है कोई एक डेट और टाइम 72 आवर्स रिमेनिंग। और ये जो रेड टिकिंग ऑन आप देख रहे हैं वक्त का, ये इशारा कर रहा है कुछ। ऑपरेशन 72 आवर्स महाविनाश का फेज। रूस यूक्रेन जंग में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब अगले 72 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि जंग किस दिशा में जाएगी। सीजफायर होगा या फिर महाविनाश होगा, यह बात पूरी दुनिया जान जाएगी। सवाल यह भी है कि सीजफायर के लिए कोशिश किस लेवल पर हो रही है और न्यूक्लियर जंग हुई तो रूसी मिसाइल्स कहां कहां गिर सकती हैं। हर सवाल का जवाब 26 अप्रैल को मिलेगा। आखिर 3 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। तेईस अप्रैल 2022 जंग का 59वां दिन। छब्बीस अप्रैल 2022 तय होगा भविष्य। बहत्तर घंटे बाद फैसला, एटमी जंग या शांति। लेकिन फैसले के उस वक्त से पहले के 72 घंटे ऐसे ही बीतेंगे, ऐसे ही हमले होंगे, ऐसे ही न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडराता रहेगा। और दुनिया खौफ के साए में वक्त गुजारने को मजबूर होती रहेगी। जंगी बिसात, 72 घंटे बाद शांति पर अहम मुलाकात। दरअसल 72 घंटे बाद जंग की दिशा तय करने वाले फैसले का वक्त इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि उस वक्त विश्व शांति के सर्वमान्य मंच के शीर्ष व्यक्ति न सिर्फ मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, बल्कि वो कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे और युद्ध के बीच शांति स्थापना की ये सबसे बड़ी कोशिश होगी। रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र से जारी की गई जानकारी के तहत महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 26 अप्रैल को कीव पहुंचेंगे, जहां वो यूक्रेन के विदेश मंत्री और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां क्रेमलिन में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से होगी और दोनों ही मुलाकातों में गुटेरेस सीज फायर की संभावना पर बात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से हासिल क्या होगा, इसे विशेषज्ञों के नजरिए से देखिए। जंग में मध्यस्थता के लिए यूएन महासचिव ने काफी देर कर दी। जंग छिड़ने के तुरंत बाद शांति स्थापना की कोशिश होना जरूरी था। अब तक यूक्रेन अपना सब कुछ खोकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। जंग थोपने के आरोप में रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लग चुके हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ जंग में कई और देशों ने उतरने की तैयारी कर ली है। इसलिए यूएन महासचिव के दौरे से शांति स्थापना की उम्मीद कम है। लेकिन इसके उलट जंग का भविष्य और ज्यादा हाहाकारी होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 72 घंटे बाद
यूएन जनरल सेक्रेटरी जैसे ही वॉर जोन से बाहर निकलेंगे, वैसे ही जंग लड़ने वाले देश निर्णायक धुरी की परिक्रमा करना शुरू कर देंगे और इसका परिणाम विनाशी होगा। आकलन के दायरे में रूसी मीडिया की इस खबर को देखिए। दरअसल ये जवाब है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक बयान का, जिस पर रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ ने पलटवार किया और प्रावदा मीडिया हाउस ने उसे खबर के तौर पर प्रकाशित किया। बोरिस जॉनसन ने रूस को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल होता है तो यूनाइटेड किंगडम नेटो के दूसरे देशों के साथ परामर्श किए बिना हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ब्रिटेन स्वतंत्र रूप से जवाबी हमला करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। pravda.ru की खबर देखने पर पता चलता है कि जॉनसन का बयान रूस की समृद्ध आईसीबीएम के सफल टेस्ट होने के बाद जारी किया गया है, जिससे ब्रिटेन में खौफ है और इस खौफ के खिलाफ बोरिस जॉनसन ने बयान से स्ट्राइक करने की कोशिश की है। लेकिन इसी बयान पर रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने पलटवार किया। रोगोजिन ने चेतावनी भरे लहजे में पलटवार करते हुए लिखा, बोरिस जॉनसन, अगर सरमद मिसाइल का इस्तेमाल रूस करेगा तो फिर ब्रिटेन जवाबी कार्रवाई के लिए नाटो देशों से परामर्श करने के काबिल भी नहीं बचेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में घातक हमले का खतरा तो है ही, लेकिन धमकियों का दौर भी शुरू हो चुका है और धमकियां भी इस तरह की दी जा रही हैं जिसकी वजह से अदावत का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये दायरा अभी और बढ़ेगा। धमकियां और ज्यादा गंभीर होती जाएंगी। गुटेरेस के दौरे से पहले 72 घंटे में ये धमकियां और बढ़ती ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बोरिस जॉनसन का बयान बता रहा है कि ब्रिटेन की फोर्स सिर्फ यूक्रेन में मदद के लिहाज से ही रणभूमि का रुख नहीं करेगी, बल्कि रूस पर सीधे अटैक की भी आशंका है। जंग ब्रिटेन के लिए जिस तरह का खतरा बन गई है, उसके तहत रूस की तरफ से एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है और ब्रिटेन फोर्स मॉस्को पर एटमी हमले से नहीं चूकेगी। नेटो के न्यूक्लियर प्लान से अलग रूस पर हमला होगा। वहीं रूस भी ब्रिटेन पर सरमद आईसीबीएम से हमले में संकोच नहीं करेगा। यानी मौजूदा जंगी हालात आशंका से बेहद अलग है, जिसकी पुष्टि जर्मनी ने भी कर दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी एटमी खतरे की आशंका जाहिर कर दी। जर्मनी ने नेटो को रूस के साथ टकराव से बचने की सलाह दी है। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने टकराव की दशा में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। जर्मनी को किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक की आशंका है। इसके अलावा स्कोल्ज ने रूस से गैस और तेल के आयात को तुरंत न रोकने की अपील की है। यानी जो जर्मनी यूक्रेन की मदद न करने की आलोचना का सामना कर रहा है, उसे टकराव की दशा में महाविनाश की आशंका सता रही है। और यह आशंका ऐसे ही नहीं, इसके पीछे जर्मनी के पास कई ठोस कारण हैं। इसमें एक कारण नेटो का रूस के खिलाफ एक्शन में सीधी दिलचस्पी लेना भी शामिल है। दरअसल जंगी हालात में रूस को जो करना था वो उसने किया। जो उसे चाहिए वो अभी भी वही हासिल करने के लिए हर वो कदम उठा रहा है जिससे उसे सफलता मिले। रूस पर लगी पाबंदियों का भी उस पर कोई असर अब तक नहीं पड़ा है। वहीं टीम नाटो यूक्रेन की और ज्यादा मदद करने की बजाय रूस को टारगेट कर रही है, जिससे ये युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। हालात ये है कि रूस ने जंग के बीच समृद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया और नेटो ने इस हथियार के इस्तेमाल की दशा में
न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना लिया। लेकिन रूस ने नेटो के खिलाफ जहां मोर्चा खोला है, वो भी सामान्य वॉर जोन नहीं, वो समंदर है जिस पर नेटो की नजर है। रूसी हलचल पर नेटो के देश सैटेलाइट से नजर बनाए हुए हैं। निगरानी का केंद्र बिंदु भूमध्य सागर है, जहां रूस ने हलचल बढ़ाई है। अमेरिकी बल और पोत भी इसी भूमध्य सागर में तैनात किए गए हैं। इसलिए विनाशकारी जंग की शुरुआत की आशंका भूमध्य सागर से है। हालांकि इस खतरे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी आगाह किया है, जिसमें और भी देशों पर मंडरा रहे रूसी खतरे का मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की को सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है, इसलिए तैयारी का लेवल हाई है। रही बात यूक्रेन की मदद के लिए होने वाले एक्शन पर, तो सभी की कोशिश ये है कि रूस यूक्रेन के दक्षिणी तट पर कब्जा न कर सके। इसलिए मोल्दोवा की निगरानी भी जारी है। लेकिन वाकई क्या ऐसा होने वाला है, ये 72 घंटे बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।